प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए अंतिम वर्ष इतिहास के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के विषय में चर्चा करेंगे। 1885 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन ने 25 से 27 दिसंबर को अपनी दूसरी कॉन्फ्रेंस बुलाने का निश्चय किया। इसके लिए जोरदार तैयारियां की। इस समय एलन ऑक्टेवियन ह्यूम और उसके मित्रों ने इंडियन नेशनल यूनियन की तरफ से मुंबई में नेशनल कॉन्फ्रेंस बुलाने का निश्चय किया। इसकी तिथि भी 25 दिसंबर रखी गई, लेकिन दोनों में तिथियों में टकराव होने पर ह्यूम उसके साथ में अपने सम्मेलन के नाम और सम्मेलन की तिथि में परिवर्तन कर दिया। अब इसका नया नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस रखा गया और अधिवेशन की तिथि 28 से 30 दिसंबर 1885 ईस्वी निश्चित की गई। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 28 दिसंबर को अध्यक्षीय भाषण देते हुए उमेश चंद्र बनर्जी ने कांग्रेस की स्थापना के निम्नलिखित उद्देश्य बताए। सारे भारतवर्ष में देश हित में काम करने वाले लोगों का आपस में संपर्क बढ़ाना, मित्रता की भावना उत्पन्न करना, पूरे वाद विवाद के बाद भारत में शिक्षित लोगों की सामाजिक समस्याओं के बारे में सम्मतियाँ प्राप्त करके प्रामाणिक संग्रह करना, उन तरीकों पर विचार कर निर्णय करना। इसके अनुसार आने वाले 12 महीनों में राजनीतिक देश हित के लिए कार्य करेंगे। इस प्रथम अधिवेशन में 72 सदस्य शामिल हुए, 9 प्रस्ताव पारित हुए। इस कांग्रेस की स्थापना के विषय में नंदलाल चटर्जी लिखते हैं कि कांग्रेस रूसी भय की संतान थी। एंड्रयूज और मुखर्जी ने अपनी पुस्तक राइज एंड ग्रोथ ऑफ द कांग्रेस इन इंडिया में लिखा है कि कांग्रेस की स्थापना की ठीक पहले जैसी स्थिति थी वैसी 1857 के बाद इससे पहले कभी नहीं हुई थी। कांग्रेस की स्थापना वस्तुतः ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा के उद्देश्य से की गई थी। इन इतिहासकारों के अनुसार कांग्रेस का जन्म इसलिए हुआ कि ब्रिटिश शासक इसकी आवश्यकता समझते थे। मुंबई में हुए इस अधिवेशन से भारत में एक नई शुरुआत हुई। कांग्रेस की स्थापना साम्राज्य की रक्षा के लिए हुई। इस विषय के मत में पक्ष में ये बातें कही जा सकती है। ह्यूम उच्च सरकारी अधिकारी रह चुका था, उसे भारत में बढ़ते हुए खतरनाक असंतोष की जानकारी थी। दो, भारतीय असंतोष से ब्रिटिश में बचाने का एकमात्र रास्ता इस आंदोलन को वैधानिक मार्ग पर लाना था। सरकार के व्यवहार से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है कि कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा के लिए की गई थी। प्रारंभिक अधिवेशनों में कांग्रेस प्रतिनिधियों को गवर्नरों द्वारा गार्डन पार्टियां दी गई और अधिवेशन की व्यवस्था में भी पूरा सहयोग दिया गया। डॉक्टर नंदलाल चटर्जी का मानना है कि कांग्रेस की स्थापना के समय भारत पर रूसी आक्रमण का भय था, अतः वह अंग्रेज भारत की राजनीतिक स्थिति सुधारने के लिए प्रयत्नशील थे। वह कांग्रेस की स्थापना केवल साम्राज्य की रक्षा के लिए नहीं हुई। इसमें कई विद्वानों का मत है कि यह सही है कि कांग्रेस के संस्थापकों में से कुछ का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा करना था, परंतु उनका उद्देश्य राष्ट्रीय चेतना को दबाना नहीं था। सामान्यतः कहा जाता है ह्यूम एक भूतपूर्व अंग्रेज अधिकारी थे। वैसी संस्था की स्थापना क्यों करते जो ब्रिटिश साम्राज्य विरोधी हो। 1888 में ह्यूम ने कांग्रेस के मंच से जो भाषण दिया उससे पता चलता है कि उनका उद्देश्य केवल ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा करना नहीं था। उन्होंने अपने भाषण में जहाँ एक तरफ ब्रिटिश सरकार की निरंकुशता की आलोचना की, वहीं दूसरी ओर देश में राजनीतिक जागरण फैलने की बात भी कही। कांग्रेस की स्थापना केवल ह्यूम ने नहीं की थी। दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, जस्टिस रांडे आदि भारतीय नेताओं ने भी सक्रिय सहयोग दिया था। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद का मानना है कि कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा के उद्देश्य से नहीं अपितु भारतीयों के हित की दृष्टि से की गई। उमेश चंद्र बनर्जी ने लिखा है कि उनका विचार था कि भारत के प्रमुख व्यक्ति वर्ष में एक बार एकत्र सामाजिक विषय पर चर्चा करें। वे नहीं चाहते थे कि उनकी चर्चा का विषय राजनीति रहे, क्योंकि मद्रास, कलकत्ता, मुंबई में पहले से राजनीतिक संस्थाएं थीं। उपयुक्त तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि भले ही ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश साम्राज्य को सुरक्षा कवच देने के उद्देश्य से हुई, परंतु बड़े भारतीय नेताओं की उपस्थिति के कारण यह संस्था आरंभ से ही भारतीयों के हितों की सुरक्षा में लग गई। कांग्रेस का विभिन्न हिस्सों पर विशिष्ट प्रभाव पड़ा। विशिष्ट बुद्धिजीवी वर्ग पर प्रभाव के अंतर्गत दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, जस्टिस M.G. रांडे,
पंडित मदन मोहन मालवीय आदि बुद्धिजीवियों ने भारतीय नेताओं ने कांग्रेस को खड़ा करने में सक्रिय सहयोग दिया। भारत में रहने वाले अंग्रेजों पर प्रभाव पड़ा। 1907 ईस्वी तक लगभग समस्त प्रतिष्ठित भारतीय किसी न किसी रूप में कांग्रेस से जुड़ गए थे। एओ ह्यूम, विलियम वेडरबर्न, सर हेनरी कॉटन, एंड्रे ल्यूल और नॉर्टन जैसे उदारवादी आंग्ल भारतीय भी कांग्रेस में सम्मिलित हो गए थे। जन सामान्य पर प्रभाव। कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशनों में ब्रिटिश भारत में रहने वाले विभिन्न धार्मिक समुदायों एवं जातियों के शिक्षित प्रतिनिधि भाग लेते थे। ये लोग परस्पर स्नेह और विश्वास की भावना प्रकट करते थे। यही कारण था कि कांग्रेस की स्थापना के बाद देश में राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रीय एकता, जनसेवा के उच्च आदर्शों का तेजी से विकास हुआ। विभिन्न धर्मों पर प्रभाव। कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता उमेश चंद्र बनर्जी ने की, जो हिंदू थे। दूसरे अधिवेशन दादा भाई नौरोजी ने की, जो पारसी थे। तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने की, जो मुसलमान थे। चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता प्रसिद्ध अंग्रेज व्यवसायी जॉर्ज यूल ने की, जो ईसाई थे। आगे भी यह क्रम जारी रहा। मुसलमानों पर प्रभाव के अंतर्गत अरब में कांग्रेस में मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या कम थी, किंतु धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ती गई। सर सैयद अहमद ने मुसलमानों को कांग्रेस से दूर रखने का भरसक प्रयास किया। उन्होंने ब्रिटिश राजभक्तों की संस्था यूनाइटेड पैट्रियाटिक एसोसिएशन और मुसलमानों के मोहम्मद एजुकेशन कांग्रेस बनाई। इन मुट्ठी पर लोगों को छोड़कर कांग्रेस पूर्णतः लोकप्रतिनिधि संस्था थी। कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में 1248 प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। इसमें 221 मुसलमान तथा 220 ईसाई थे। रियासती जनता पर प्रभाव पड़ा। 1938 ईस्वी का हरिपुरा अधिवेशन से पहले तक कांग्रेस ने देशी रियासतों को अपने कार्यक्षेत्र से पूरी तरह अलग रखा। इस कारण रियासती भारत की जनता पर 1825 से 1938 तक कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। साम्राज्यवादियों पर प्रभाव के अंतर्गत साम्राज्य अंग्रेज आरंभ से ही कांग्रेस को घृणा की दृष्टि से देखते थे। सर हेनरी मैनन ने मई 1886 में सर हेनरी मैन ने डफरिन को पत्र लिखकर ह्यूम के विरुद्ध भड़काया था। इंग्लैंड वासियों पर प्रभाव। 1890 ईस्वी में कांग्रेस ने प्रतिनिधिमंडल इंग्लैंड भेजा, जिसने इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड के निवासियों में कांग्रेस का प्रचार किया। इस प्रतिनिधिमंडल की यात्रा के बाद ब्रिटिश संसद के सदस्यों की एक समिति बनाई गई, जिसका उद्देश्य भारतीय समस्याओं पर विचार करना था। ब्रिटिश जनमत को आकर्षित करने के लिए इंडिया नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया जाने लगा। इन प्रचार कार्यों के कारण इंग्लैंड के लोग भी कांग्रेस के कार्यों में रुचि लेने लगे। 1890 ईस्वी में स्वयं लॉर्ड लंसडाउन ने स्वीकार किया कि कांग्रेस देश की एक शक्तिशाली उत्तरदायी राजनीतिक संस्था है। बाद में वैचारिक मतभेद के कारण 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस गर्मपंथी और नरमपंथी दो लोगों के अंतर्गत बंट गई, जिसके विषय में आगे चर्चा की जाएगी। धन्यवाद।